हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान का पार्ट 2 का हिंदी समरी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक से आगे का समरी, यानी कि खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से इसकी एक झलक हम लोग देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और ज़मींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तान की आलोचनाएं भी की थी। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतर कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और महमूद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इस कठोर नियम का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के टैक्स थे, यानी कि कर थे। सबसे पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर टैक्स होता था और तीसरा घरों पर भी टैक्स होता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक
कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले क्षेत्र थे, जिनमें पैठन में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इस क्षेत्र में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियान यानी कि जिसे आज हम लोग मॉडर्न उज्बेकिस्तान कहते हैं, उस पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के प्रारंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौती का सामना किस तरह से किया। अब दोनों के मध्य हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी और बगल में हम लोग देख सकते हैं महमूद तुगलक हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, और 1302 से 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी किया। ठीक है, और इस साइड में हम लोग देख सकते हैं महमूद तुगलक। महमूद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्ष में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। महमूद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियान पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। मानचित्र फर्स्ट यानी कि मैप फर्स्ट में हमने इस शहर को हम लोग देख सकते हैं। अब इस साइड में है महमूद तुगलक। इन्होंने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कुहान को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नए राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। सैनिकों के पेट भरने की समस्याओं को गंगा यमुना के बीच की भूमि से टैक्स के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों का पैदावार का 50% हिस्सा टैक्स के तौर पर तय कर दिया गया, जिसे किसानों को देना पड़ता था। अब देखते हैं महमूद तुगलक ने क्या किया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त टैक्स भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था। अब देखते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली से चीज़ों की कीमत पर नियंत्रण लागू किया। अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दर का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी दिया जाता था। महमूद तुगलक में हम लोग देखते हैं। महमूद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन जो कीमत थे उस पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इन मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ते मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासकीय जो कदम था वो काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतें में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत ही प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब महमूद तुगलक में देखते हैं। महमूद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे।
कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपना विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां उसे पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। टैक्स में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने से हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने में अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां महमूद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। नेक्स्ट है द सल्तनत इन द 15 एंड 16 सेंचुरी, यानी कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को अगर हम लोग फिर से देखें तो हम पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर कर आ चुके थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, जिन्होंने 1540 से 1545 तक राज्य संभाला था, उन्होंने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त भी किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जिन्होंने 1556 से 1605 तक राज किया था, इन्होंने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था।